हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 23 ऑफ दिसंबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घर में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग को किसी भी कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या फिर किसी भी टॉपिक पे आप लोगों को और ज्यादा समराइजेशन या फिर और ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ डेली के साथ साथ आप लोग को वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का भी लुफ्त उठाना है तो आप लोग हमारे अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाकर भी विजिट करिए, रजिस्टर करवाइए और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत बनाइए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। तो दोस्तों चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री बिकम्स द थर्ड कंट्री आफ्टर यूएस एंड रशिया टू हैव HWT टेस्ट इन ह्यूज साइज एंड फैसिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है कि आपके पास गिवन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो तीसरे नंबर पर आती है यूएस और रशिया के बाद HWT टेस्ट करने के हिसाब में या फिर HWT टेस्ट को पास करने के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहली कंट्री थी यूएस, दूसरी आपकी थी रशिया और तीसरी आप लोग को बतानी है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के पास फ्रांस, मेक्सिको, चाइना, इंडिया। Here the correct option will be option number D, that is China। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सॉरी ऑप्शन नंबर डी दैट इज इंडिया। तो यहाँ पर जो दोस्तों हम लोगों का इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर, तीसरा ऐसा देश बन चुका है पूरे दुनिया में जिसके पास HWT टेस्ट। अभी जो HWT टेस्ट है वो क्या है ये भी देख लेते हैं। तो HWT का यहाँ पर फुल फॉर्म दोस्तों आप लोगों के पास हो जाएगा हाइपरसोनिक विंड टनल। अभी क्या होता है इसकी पूरी जानकारी अपन लेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं, सारी चीजें डिटेल एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर आप लोग को बताई जाएगी। तो अभी आप लोग सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखोगे कि HWT हाइपरसोनिक विंड टनल जो है वो हमारे देश इंडिया का तीसरा नंबर पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड बन चुका है। ठीक है, तो इसको पास कर दिया गया है और ये पास हुआ है दोस्तों राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि हमारे क्या है डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इसको बनाया गया है दोस्तों DRDO के द्वारा, हैदराबाद तेलंगाना, राइट। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फिर डिटेलिंग ले लेते हैं और डिटेलिंग ले लेते हैं यहाँ पर। तो राजनाथ सिंह, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था, जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे इंडिया के करंट में, तो राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है द एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल HWT टेस्ट facility here, making India the third country after US and Russia to have such facility। तो अब दोस्तों यूएस और रशिया के साथ साथ इंडिया के पास भी ऐसी फैसिलिटी होगी कि वो हाइपरसोनिक विंड टनल बनाकर हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं या एयरप्लेन्स होते हैं इनकी सस्टेनेबिलिटी को, स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सारी चीजें आप लोग को बताई जाएगी, थोड़ा सा बस सब्र कीजिए, एक एक करके सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। द इंडिजीनियसली डेवलप्ड HWT टेस्ट फैसिलिटी इज अ प्रेशर वैक्यूम ड्राइवन क्लोज free jet facility having a nozzle exit diameter of 1 मीटर। पहली बात जो आप लोग को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रखनी होगी दोस्तों, याद रखनी होगी कि ये जो नोजल बनाया गया है वो आपके कितने मीटर का है, तो 1 मीटर का है। जैसे कि मैं दोस्तों आप लोग को बता दूं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर भी देख पा रहे हो, तो एक्चुअल में पूरा फ्लो होता कैसे है ये देख लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर आप लोगों की कुछ बहुत सारे विंड्स लगे हुए हैं, ठीक है, जहां से आप लोग की एयर ब्लो की जाती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, रोटेट होते हैं। रोटेट होने के बाद ये जो हवा है वो अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, अंदर की तरफ जाने के बाद ये पूरा क्या होता है दोस्तों, एक वैक्यूम होता है। ठीक है, ये जो आप लोगों को पाथ दिख रहा है ये पूरा एक वैक्यूम होता है। एक बात मेरी आप लोग ध्यान रखिएगा, इस वैक्यूम को जो फैंसी लैंग्वेज में वेन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेन्स बोला जाता है। और ये जो वेन्स है दोस्तों, जितनी ज्यादा नैरो होगी हवा का प्रेशर उतना ज्यादा होगा। एक बात समझ लीजिएगा, ठीक है, वेन्स, एक बात समझिए, जितना ज्यादा चौड़ा होगा हवा उतनी ज्यादा ब्लो करेगी। ठीक है, लेकिन उसकी जो स्पीड होगी वो लो होगी। लेकिन वहीं अगर ये वेन्स
जितनी नैरो होगी हवा का प्रेशर उतना ज्यादा क्या होगा, हाई होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो वेन्स है ये वेन्स जितना ज्यादा नैरो रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इंडिया का जो HWT टनल पास हुआ है उसका वेन्स का जो डायमीटर है दोस्तों, मैंने अभी अभी आप लोग को 2 मिनट पहले पढ़ाया, 1 मीटर है। ये बात आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी होगी। तो एक बात समझिएगा, यहाँ से आपकी एयर को क्या किया जा रहा है, ब्लो किया जा रहा है, और वेन्स के थ्रू वो आपके मॉडल तक पहुंच रही है। अब मॉडल कुछ भी हो सकता है, मॉडल आप लोगों का मान लो एरोप्लेन भी हो सकता है, कोई एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, कोई भी जैसे मानो एरोप्लेन है, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मानो ये एक एरोप्लेन है, और एरोप्लेन को आप ऐसे ही हवा में नहीं उड़ा सकते। पहले उसकी सारी टेस्टिंग होती है कि वो सच में रिलायबल है भी कि नहीं, कि वो वजन ढो सकता है या फिर उड़ सकता है, उसकी फ्यूल कैपेसिटी, सस्टेनेबिलिटी सब कुछ देखी जाती है। तो इसको जो दोस्तों टेस्ट किया जाता है वो इस मॉडल के थ्रू किया जाता है, जिसको बोलते हैं अपन HWT टनल, ठीक है। हर एक जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं या एरोप्लेन होते हैं उनको पहले टेस्ट किया जाता है कि वो कितने रिलायबल है, कितनी क्षमता रखते हैं उड़ने के लिए, वेट को मेंटेन करने के लिए। तो इस टनल, इस मॉडल के हिसाब से आप लोगों को क्या किया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हवा पास होगी वेन्स के थ्रू, ये मॉडल पे जाएगी। मतलब मॉडल मान लो यहाँ पर मैंने मान लिया एरोप्लेन है, ठीक है, कोई भी एक एरोप्लेन है यहाँ पर, फिर ये यहाँ से क्या करेगी, फ्लो करेगी, यहाँ से ये फ्लो करेगी। फ्लो करने के बाद ये वापस क्या आएगी, इस फाइबर में आएगी, ठीक है, इस फाइबर में आएगी। तो ये फाइबर का क्या यहाँ पर काम है, ये देखो, पहला पॉइंट तो अपन ने ये समझ लिया वेन्स क्या होता है। दूसरा पॉइंट ये कि फाइबर होता है, ये क्या मतलब के होते हैं, ये फाइबर दोस्तों इस हवा को क्या करेंगे, 90 डिग्री में रोटेट करेंगे, ठीक है। अब हवा इधर उधर नहीं जाए और हवा का जो फ्लो है वो कम नहीं हो, हवा का जो प्रेशर है वो कम नहीं हो, ये फाइबर क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। हवा की उस तेजी को उतनी ही बरकरार करने के लिए और उसको 90 डिग्री पे रोटेट करने के लिए क्या होगा, वेन्स के थ्रू ये फाइबर जाएंगे दूसरे साइड में। अब दूसरे साइड में जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक मफलर होता है, ठीक है, एक मफलर होता है, और ये मफलर क्या करता है, इसकी हवा की साउंड को कम करता है, क्योंकि हवा का जो प्रेशर आएगा, एकदम हवा अगर जोर से आएगी तो उसका साउंड बहुत ज्यादा होगा। अगर साउंड ज्यादा होगा तो हमारे जो डेसिबल्स है, जो हमारे एक इंसान का जो डेसिबल होता है एक लिमिट तक होता है, उतना ही आवाज सुन पाता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो कान फट जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो मॉजल होता है, ये जो मफलर होता है, उसके साउंड को क्या करता है, कम करता है, या फिर मैं बोलूँ तो आप लोगों को उस साउंड को ये लोग क्या करते हैं, उस डेसिबल पे गिरा देता है, ताकि हमारे कानों को वो इफेक्ट नहीं करे, ठीक है। तो ये चीज हो गई, यहां से हवा फ्लो हुई, फ्लो होने के बाद ये क्या हुई, मफलर में जाकर इसका साउंड एक्टिविटी हुई, उसके बाद वापस से क्या करेंगे, वेन्स इसको 90 डिग्री में फिर घुमाएंगे। 90 डिग्री में घूमने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके का फिर मॉडल रखा जाएगा। यहाँ से आपके साइंटिस्ट क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो मॉडल है वो अप्रोप्रिएटली काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर से ये वेन्स 90 डिग्री में फिर इसको घुमाएंगे, और ये हवा ऐसे क्या करती रहेगी, रोटेट होती रहेगी, ठीक है। अगर ये मॉडल क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो ये जो एयरक्राफ्ट है आपका क्या हो जाएगा, आप लोगों का स्पेसिफाई हो जाएगा, या फिर मैं आप लोगों को बोलूँ तो रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, इस मॉडल में कोई दिक्कत होती है, तो ये इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये आप लोगों को क्या था, पूरा विंड टनल था। मैंने आप लोग को सारी डिटेलिंग यहाँ पे बता दी कि किस तरीके से हवा को ब्लो किया जाता है, हवा की मेंटेनेंस को या फिर हवा की स्पीड कैपेसिटी को मेंटेन किया जाता है, फाइबर किस तरीके से काम करते हैं, मफलर क्यों लगाए जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग को एक और चीज बता दूं, यहाँ पर एक नई एक्टिविटी भी आजकल लगाई गई है। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर मफलर लगाया जाता है, इस तरीके से यहाँ पर एक और मफलर लगाया जाता है, और ये मफलर काम करता है एयर का जो मॉइस्चर है, एयर में जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। तो यहाँ पर दो ये चीज भी आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा टिपिकल है, और मैंने इसको इतना ज्यादा इसलिए समझाया है क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का जो मफलर रहेगा वो साउंड को कंट्रोल करता है, और ये मफलर आप लोग का एयर मॉइस्चराइजर को कंट्रोल करने के लिए काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा था आप लोगों का कि किस तरीके से विंड टनल क्या करते हैं, काम करते हैं। और विंड टनल को काम करने का जो मेन मकसद ये होता है कि किस तरीके से हमारे एरोप्लेन या फिर जो एयरक्राफ्ट है उनको हम लोग क्या करते हैं, उड़ान के लिए या फिर वॉर्स में यूज करने के लिए उनको माना जाता है कि ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर जो डायमीटर इंडिया का बनाया गया है वो कितने का है, वो 1 मीटर का है। साथ ही साथ दिस विल स्टिमुलेट द मैच ऑफ नंबर 5 to 12 मैच रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। मैंने आप लोग को बताया
कि ये क्या करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड को भी क्या करते हैं, धीरे करते हैं ताकि वो ईयर्स को ज्यादा हार्म ना करे. द फैसिलिटी ऑफ द कैपेबिलिटी इज स्टिमुलेट हाइपरसोनिक फ्लो ओवर अ वाइड स्पेक्ट्रम एंड विल अ मेजर रोल इन द रियलाइजेशन ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस एंड डिफेंस सिस्टम्स. तो ये दोस्तों काफी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है इंडिया के द्वारा कि हम लोगों ने भी अब HWT टेस्ट क्या कर दिए हैं, अप्रूव कर दिए हैं. हैदराबाद में इसका DRDO में क्या होगा, इसका इनॉग्रेशन किया गया है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा. तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें आप लोग इंपॉर्टेंट रहेगी कि पहला इनॉग्रेट किसने किया, तो राजनाथ सिंह ने किया. दूसरा कि हमारा इंडिया कौन से नंबर पे है, तो 3rd पोजीशन पे है. पहला है आपका USA, दूसरा है आपका कौन, रशिया. उसके बाद हमारा जो डायमीटर है वो कितने मीटर का होगा, तो 1 मीटर का होगा. आप लोग को जैसे मैंने बोला कि ये जितना नैरो होगा, ये जितना क्या होगा, नैरो होगा, उतना इसका हाई होगा. जितना ये ब्रॉडर होगा उतना हवा का प्रेशर लो होगा. ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है ये देख लेते हैं दोस्तों. तो विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली हैज लॉन्च्ड स्पेशल कैंपेन टू कर्ब प्रॉपर्टी एंड लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन रूरल एरियाज. तो दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है इंडिया का जिसने रिसेंटली क्या किया है, कैंपेन लॉन्च किया है सारी प्रॉपर्टी या लैंड रिलेटेड जितनी भी लड़ाइयां होती है रूरल एरियाज में उनको सेटल डाउन करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया. कौन से राज्य के द्वारा किया गया ये आपको बताना है. ऑप्शन है आप लोग के पास उत्तर प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का आप लोगों का जो स्टैटिक में एडिशनल चीजें मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए यहाँ पर, तो वो हो जाएगी दोस्तों कुछ इस प्रकार कि उसका पहला तो कैपिटल क्या है, तो कैपिटल इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा आपका लखनऊ. दूसरा यहाँ पर इनकी चीफ मिनिस्टर कौन है, तो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे आपके योगी आदित्यनाथ. और साथ ही साथ बात कर लेते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल. ठीक है, तो ये बात आप लोग एडिशनल में स्टैटिक्स में ध्यान रखोगे दोस्तों. एग्जाम में कुछ भी पूछ कर बैठ सकते हैं और हम लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना करेंगे ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए. राइट, तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली लॉन्च किया एक स्पेशल कैंपेन टू कर्ब द प्रॉपर्टी एंड लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन रूरल एरियाज. दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कैंपेन टू एंड एंड नेगिंग लैंड रिलेटेड इश्यूज इन रूरल एरियाज. It is aimed at eradicating the exploitation of the villages in the name of विरासत ऑफ द लैंड एंड प्रॉपर्टी. तो बेसिकली दोस्तों जितने भी लैंड होती है, जितनी भी लैंड रिलेटेड चीजें होती है, विरासत होती है लोगों की, वहां पर क्या होगा, वो लोग अब इस कैंपेन के अंडर आकर उसको क्या करा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं. ये बात आप लोग ध्यान रखोगे. अब रजिस्टर किस प्रकार होंगे, रजिस्टर कुछ इस प्रकार होंगे दोस्तों कि रजिस्टर करवाने के बाद आपका किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं होगा. पहली चीज तो ये समझिएगा. अगर जैसे सपोज एक लैंड है, ठीक है, और इसके लिए दो भाई लड़ रहे हैं, मानो ए है और मानो बी है, कि ये लैंड मेरी है या ये लैंड मेरी है. अब किसके अंडर है, अभी कैसे पता चलेगा, ये चलेगा सिर्फ रिकॉर्ड्स के थ्रू पता. और ये रिकॉर्ड्स किसके पास होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे आपके गवर्नमेंट के पास. अब ऐसे कई ऐसी लैंड्स है दोस्तों आज भी गांव में जो अननेम्ड है, जिसके किसी के नाम पर नहीं है, ठीक है, या फिर नाम पर है भी तो रिकॉर्ड्स मिसप्लेस है. तो यहाँ पर अब क्या होगा, जिसके भी नाम पर ये होगी वो लोग अब इस कैंपेन के अंदर आकर क्या कराएंगे, रजिस्टर करवाएंगे. और रजिस्टर करवाने से आप लोगों का क्या पता चल जाएगा कि ये जो लैंड है वो किसके अंडर बिलोंग करता है. तो इससे किसी भी तरीके के कोई डिस्प्यूट के चांसेस यहाँ पर नहीं रहेंगे. और ये जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन रहेगा वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा. ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों. आप विरासत कैंपेन के अंडर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्या करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो. ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप लोग तहसील लेवल पर जाकर भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो. ये भी एक बात जो आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए. तहसील लेवल पर भी यहाँ पर जाकर आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें रजिस्टर करवा सकते हो. थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं. इन उत्तर प्रदेश द गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्पेशल कैंपेन टू कर्ब प्रॉपर्टी एंड लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन रूरल एरियाज. दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ इट्स काइंड कैंपेन टू एंड द nagging and land related issues in rural areas. It is aimed at eradicating the exploitation of the villages in the name of virasat and the land and property. The special campaign will continue till 15th of February next year. दोस्तों ये जो कैंपेन है बहुत इंपॉर्टेंट है. 15 फरवरी तक ही क्या रहेगा, चालू रहेगा, अगले साल मतलब 2021 का. ठीक है. Our Lucknow correspondent reports that a campaign started on the initiatives of Chief Minister Yogi Adityanath. Virasat will not only end the long
pending land disputes, but will also put a check on the land mafia who generally target disputed land, especially in the rural areas. साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों कि इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो इसके दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो आप लोगों का जो लैंड है वो सेफ रहेगा, डॉक्यूमेंटेड रहेगा अंडर द गवर्नमेंट। दूसरी बात, आप लोग उस लोन के थ्रू बैंक्स में जाकर उस लैंड के थ्रू उस बैंक में जाकर क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी होगी। दूसरी बात, आपके घर में उस जगह को लेकर जितनी भी खिटपिट रहती है कि ये जगह मेरी है या तेरी है, इसको भी लेकर आपके डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके की कोई ट्रेल होती है, लॉ सूट्स होते हैं, वो भी आप लोगों के यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे इससे। और काफी ज्यादा आप लोगों को क्या रहेगा, आगे जाकर भी आपके उस प्रॉपर्टी पे रहेगा कि हाँ ये लैंड मेरे नाम पर है, तो मेरी एक वेल्थ है। तो ये चीज आप लोगों को क्या करेगी, ये बेनिफिट करवाएगी ये स्कीम के अंडर। ठीक है, तो काफी ज्यादा हम लोगों ने इसके ऊपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दोस्तों ले लिया है। आई गेस कि आप लोगों को ये चीज अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को सही सब कुछ मतलब जो टॉपिक्स है उसके ऊपर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही है और अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इस सेशंस को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ इसको दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हाउ मेनी इंडिजीनियस स्पोर्ट्स हैव बीन रिसेंटली परमिटेड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने और नए गेम्स को क्या किया गया है, एडिशन दिया गया है। और ये जो एडिशन दिया जाता है वो आप लोग का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के परमिशन के द्वारा ही दिया जाता है खेलो इंडिया में। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। तो कितने ऐसे नए गेम्स है जो जुड़े हैं वो बताने हैं। ऑप्शन है आप लोग के पास 5 गेम्स, 4 गेम्स, 3 गेम्स, 2 गेम्स। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4 गेम्स। तो 4 ऐसे नए गेम्स जोड़े गए हैं दोस्तों। तो 4 ऐसे जो नए गेम्स है वो है आप लोगों के हम लोग यहाँ पर डिटेल ले लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, जो 4 गेम है आप लोग के वो आप लोगों के इंक्लूड है। पहला तो है आपका थंगता, दूसरा है आपका घटका, तीसरा है आपका मलखनबा, और चौथा है आपका कलारी पटयू। ठीक है, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं सारी डिटेल अपन यहाँ पर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को ये 4 खेलों के नाम ध्यान रखने हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि कितने खेल है, तो 4 गेम यहाँ पर क्या किए गए हैं और ज्यादा इंक्लूड किए गए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में। The Union Sports Minister Kiren Rijiju informed that India has rich heritage in indigenous sports, and it has been priority of the sports minister to promote, preserve and popularize these games. He added that there is no between platform that Khelo India where the athletes of these games can compete, right? तो ये बात आप लोग उधर क्या करनी है, ध्यान रखनी होगी। अब हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं थंगता का। तो थंगता जो है दोस्तों ये मार्शल आर्ट का फॉर्म है, और ये कहाँ पर फेमस है, तो ये आप लोगों का ओरिजिनेट हुआ है मणिपुर से, एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स। ठीक है, मैं आप लोग को लिख दूं ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग को मिल सके। सेकेंडली, अगर आप लोग देखना चाहते हो कि घटका का क्या है, तो दोस्तों घटका जो है वो आप लोगों का ओरिजिनेट हुआ है पंजाब से। एंड बेसिकली अगर आप लोग गूगल भी करके देखोगे घटका के बारे में, तो पिक्चर्स के थ्रू ही आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें पता चल जाएगी। बेसिकली जो सिख लोग हैं, जो वॉरियर लोग हैं, वो सेल्फ डिफेंस के लिए स्पोर्ट्स को खेलते थे, तलवारों के साथ खेला जाता है। तो आप लोगों को वहां पर दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। तीसरा है आप लोगों का मलखनबा, और मलखनबा जो है दोस्तों वो आप लोग का ओरिजिनेट हुआ है एमपी से, मध्य प्रदेश से, या फिर बोला जाए तो महाराष्ट्र से भी कहीं ना कहीं ये ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो एमपी और महाराष्ट्र इसके क्या हो जाएंगे, ओरिजिनेशन पॉइंट हो जाएंगे। चौथा आपका होता है कलारी पट्टू, राइट। तो थोड़ा सा इसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो कलारीपट्टू आपका जो गेम है वो उसका ओरिजिन आप लोग का हो जाएगा क्या, केरला। नाम से ही दोस्तों समझ में आ जाएगा कुछ साउथ इंडियन गेम है डेफिनेटली। तो इसका जो ओरिजिनेशन है आपका वो क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंडिया ऑब्जर्व्स द नेशनल मैथमेटिक्स डे एवरी ईयर ऑन। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि इंडिया में नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आप लोग के पास 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर। Here the correct option will be option number C, that is 22nd of December. तो दोस्तों हर साल 22 दिसंबर को आप लोगों का इंडिया में नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। और इंपॉर्टेंट डेज है दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो दबदबा है या फिर मैं बोलूं वेटेज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफी ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि
आजकल जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, तो तब भी आपका जब भी आपका एग्जाम हो कोई किसी भी लेवल का, करंट अफेयर्स आपके टिप्स पर होना काफी ज्यादा जरूरी है। 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स आप लोग को क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर टिप्स पर लेकर जाने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर भी जरूर जाइए, रजिस्टर करवाइए और डेली के साथ साथ वीकली और मंथली का भी लुफ्त उठाइए। तो यहाँ पर दोस्तों नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो आप लोग को ऑब्जर्व किया जाता है 22 नवंबर को, एंड बेसिकली इट इज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। इनका नाम तो हम लोगों ने सुना ही होगा, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे ये। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी पर ही दोस्तों क्या मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। 2012 से प्रथा चली आ रही है और आज इस प्रथा को चलते हुए 2012 से 2020 हो गया है, ठीक है। तो 2020 marks the 133rd birthday of anniversary of Ramanujan. The day was announced on 26 February 2012 by the Prime Minister Manmohan Singh to mark the 125th anniversary of the birth of the Indian mathematician genius Srinivasa Ramanujan. 22nd December 1887 से लेकर इनका 26 April 1920 इनका क्या था, आपका बर्थ पूरा इनकी लाइफ थी, ठीक है। तो ये इतने साल जिए हैं और उसके बाद दोस्तों इनको 2012 एब्जॉर्ब्ड एज अ नेशनल मैथमेटिशियन ईयर। तो 2012 से बेसिकली इसको चालू किया गया था और आज 2020, तो करीबन करीबन 9 साल ही पूरे चला है दोस्तों, ठीक है। तो नाइन्थ हम लोग यहाँ पर मनाएंगे 2020 में, और इनका ये 133rd बर्थ एनिवर्सरी होगा रामानुजन का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो यूरोपियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन, तो यूरोपियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन है बेसिकली, इसको कब फाउंड किया गया था, ये आप लोगों से पूछा है कौन से साल में इसको फाउंड किया गया था। ऑप्शन है आप लोग के पास 2009, 2010, 2011, 2012। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2009। तो 2009 में दोस्तों आप लोग का यूरोपियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन फाउंड किया गया था। तो यहाँ पर इसकी डिटेलिंग भी आप लोग ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली मैं आप लोग को बता दूं 9 मेडल्स मिले हैं इंडिया में, ठीक है। 9 मेडल्स में 3 जो है वो गोल्ड के हैं, ठीक है, 2 है जो सिल्वर मिले हैं, ठीक है, और जो 4 है दोस्तों वो आपके ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 गोल्ड मिले हैं वो किस किस को मिले थे, तो अमित पंगल को मिले हैं, सिमरनजीत कौर को मिले हैं और मनीषा मोहन को मिले हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को इधर क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप लोग लिस्ट भी देख सकते हो, जो भी विनर्स हैं, मेडल विनर्स हैं, उनकी सारी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। तो एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा जरूर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो यूरोपियन बॉक्सिंग फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट का नाम आप लोग को ध्यान रखना होगा, दैट इज फ्रैंको फेसिनेली, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा आपका असीसी, इटली में, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो मोतीलाल वोरा एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, तो दोस्तों मोतीलाल वोरा कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये बात आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। फोक सिंगर, politician, veteran, painter, filmmaker. Here the correct option will be option number B, that is politician. तो दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी के काफी पुराने मिनिस्टर रह चुके हैं, पॉलिटिशियन फील्ड से बिलोंग करते हैं और इनकी डेथ हो चुकी है दोस्तों, एंड ही वाज सफर्ड फ्रॉम कोविड ऑल्सो। तो अब तो इनकी डेथ हो चुकी है पोस्ट कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। इनका जो जन्म स्थान था वो जोधपुर था दोस्तों, राजस्थान में, एंड ही बिगेन हिज करियर एज ए जर्नलिस्ट। द लेट कांग्रेस लीडर सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो ट्वाइस, इवन 2 बार इन्होंने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होने की भूमिका भी निभाई है दोस्तों, 1985 में एंड देन अगेन इन 1989 में, ठीक है। एंड ही आल्सो हैज सर्व्ड द ऑफिस of Governor of Uttar Pradesh between 1993 and 1996. He had served a Rajya Sabha member 4 times and a Lok Sabha member once from Chhattisgarh, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और भी चीज आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनाती है, हर साल देखेंगे और भी सीरीज पे 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हु विंस द बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ फॉर द ईयर 2020 अवार्ड, तो दोस्तों यहाँ पर बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो है किसने जीता है ये अवार्ड, ये बात आप लोग को बतानी है। ऑप्शन है आप लोग के पास लुइस हैमिल्टन, निकोलस लतीफी, चार्ल्स लेक्रिक एंड एस्टन ओकन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लुइस हैमिल्टन। दोस्तों काफी बार इनका नाम हम लोग अपने सारे सेशंस में ले चुके हैं, फॉर्मूला 1 की काफी बार चैंपियन रह चुके हैं। लुइस हैमिल्टन हैज वॉन, इन्होंने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब भी दोस्तों जीता है। दिस इज द सेकंड टाइम दैट
35-year-old Hamilton has crowned Sports Personality of the Year prior to his he won the award in 2014, right? अदर आप लोग को यहाँ पर अवार्ड्स देखने को मिल जाएंगे विनर्स के, कौन कौन से स्पोर्ट्स या पर्सनालिटी है जिन्होंने अवार्ड जीते हैं, सारे नाम यहाँ पर आप लोग को लिस्ट बाय लिस्ट मिल जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट रिकॉर्डेड एज द हाईएस्ट लेपर्ड एस्टिमेट्स अकॉर्डिंग टू 2018 रिपोर्ट। तो दोस्तों कौन सी ऐसी स्टेट है आप लोग को बतानी है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स पाए गए हैं अकॉर्डिंग टू 2018 रिपोर्ट्स? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मध्य प्रदेश, राइट। तो यहाँ पर देखो आप लोग देख सकते हैं जैसे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर रिलीजेस द स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट। India leopard population has increased to over 12,000 in 2018 from around 8,000 in 2014. Union Environment Minister Prakash Javadekar said on Monday while releasing a government report. Happy to announce that India now has 12,852 leopards, Javadekar tweeted. More than 60% increase in population has been recorded over the previous estimate which was conducted in 2014. तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर है कि 2014 से अगर हम लोग 2018 का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर हमारे बेसिकली 60% ज्यादा लेपर्ड्स पाए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आप लोगों को जो ध्यान रखना होगा, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये 3 स्टेट्स है दोस्तों जहां पर सबसे ज्यादा लेपर्ड्स की संख्या पाई गई है रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश, दूसरा आता है कर्नाटका और तीसरा आप लोग का आता है क्या? तीसरा आता है आपका महाराष्ट्र, राइट। तो 3,421 की संख्या यहाँ पर है, 1,783 की संख्या दूसरे स्टेट में और 1,690 आप लोगों की कहां पर हो जाएंगे? महाराष्ट्र में हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। विच पब्लिक सेक्टर बैंक रिसेंटली टाइज अप विद एनपीसीआई टू लॉन्च रुपे सेलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि एनपीसीआई जो है रिसेंटली कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ इन्होंने क्या किया? टाई अप किया है टू मेक रुपे सेलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, राइट। कौन सी ऐसी पब्लिक सेक्टर बैंक है? ऑप्शन है आप लोग के पास बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एनपीसीआई ने मिलकर रिसेंटली दोस्तों कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड का क्या किया है? रुपे सेलेक्ट, जिसका नाम है आप लोग का। तो ये बात आप लोग को किधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ यूनिक वेरिएंट ऑफ कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड अंडर द नेम ऑफ रुपे सेलेक्ट इन एसोसिएशन विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। दिस रुपे डेबिट कार्ड विल फोकस ऑन द कस्टमर्स लाइफस्टाइल, फिटनेस एंड रेजुवेनेशन, न्यूट्रिशन एंड पर्सनल केयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन सकता है। सेंट्रल बैंक रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड होल्डर्स विल बी एबल टू अवेल कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप एंड कंसेशनल एक्सेस टू गोल्फ कोर्स, जिम्स, स्पास एंड रेस्टोरेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी मिल सकती है डेबिट कार्ड के ऊपर, जैसे कि आप लोग जिम फ्रीक हैं या स्पास हो गए या रेस्टोरेंट्स, गोल्फ कोर्स, जिसको भी जो भी शौक होते हैं उनकी मेंबरशिप भी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। द कार्ड also comes with the features such as airport lounge, access to over 20 domestic and more than 500 international lounges. The card will also facilitate offline transactions in both transit as well as retail purchase. तो यहाँ पर काफी ज्यादा आप लोग को दोस्तों सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी इस डेबिट कार्ड के द्वारा। तो ये काफी एक अच्छी बात है, आप लोग चाहे तो उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द कार्ड होल्डर वुड ऑल्सो एंटाइटल टू डिस्काउंटेड द हेल्थ चेकअप्स। मतलब अगर आप लोग हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं और आपके पास ये कार्ड है तो आप लोग को उस पर डिस्काउंट भी मिलेगा। एडिशनल it comes up with an accidental and permanent disability insurance cover up to 10 lakh and no extra cost to the customers। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को 10 लाख की क्या मिल रही है? इंश्योरेंस पॉलिसी भी यहाँ पर मिल रही है। परमानेंट डिसेबिलिटी लोग इंश्योरेंस जो भी है, तो यहाँ पर आप लोग को एक तरीके की मेडिक्लेम फैसिलिटी भी यहाँ पर दी जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग को बता दूं, जो ध्यान रखने की बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टाई अप किया है किसके साथ? एनपीसीआई के साथ, टू मेक दिस डेबिट कार्ड कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, राइट। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द वेरी वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हु इज द करंट मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बेसिकली दोस्तों आप लोग को बताना है उस मिनिस्टर का नाम जो कि आप लोग क्या है? मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। राजकुमार सिंह, आनंद कुमार, किशोर सिंह, मुकुंद देसाई। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजकुमार सिंह, राइट। तो राजकुमार सिंह यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे? मिनिस्टर हो जाएंगे। और बेसिकली गवर्नमेंट ने दोस्तों कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी।
जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं, गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 टू गिव कंज्यूमर्स द राइट टू 24/7 supply. The government on Monday notifies rules that would allow consumer in India to assess continuous supply of quality, reliable electricity. The Electricity Right of Consumers Rules 2020 serve to empower citizens by laying down rights that make distribution companies more accountable to consumers. These are the expectation to these rules for certain categories according to the Ministry of Power. तो यहाँ पर दोस्तों काफी राइट टू कंज्यूमर्स में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया गया है आप लोग का, और नए रूल्स इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को क्या करनी होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि इस रूल्स के अंडर या फिर इस राइट्स के अंडर आप लोगों की काफी न्यू कनेक्शंस, मॉडिफिकेशंस हो गई, मीटरिंग हो गई, बिलिंग हो गई, पेमेंट हो गई, इन सब को लेकर भी काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। तो ये आने वाले टाइम में और क्लैरिफाई कर आप लोग को दिखा दिए जाएंगे। तो ये था पूरा आप लोगों का दोस्तों सेशन टॉप 10 करंट अफेयर्स का। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स को भी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरेस्ट है गवर्नमेंट एग्जाम देने में, उनके लिए भी प्रिपरेशन और ज्यादा मजबूत हो जाए, अच्छी हो जाए। तो इसलिए इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।